नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है आरजू। यह फिल्म वर्ष 1965 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित की गई थी और यह फिल्म उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाले 3 फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म के निर्देशक थे रामानंद सागर और इस फिल्म में मुख्य भूमिका राजेंद्र कुमार और साधना ने निभाई थी। वहीं इस फिल्म में संजय खान, नाजिर हुसैन, अचला सहदेव आदि कलाकारों ने सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में हास्य कलाकार के रूप में थे महमूद। भावना प्रधान कहानी फिल्म होने के कारण इस फिल्म में कोई परंपरागत खलनायक नहीं था, सिर्फ संवेदनाओं ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में कई बेहतरीन नृत्य और श्रुति मधुर संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन और इस फिल्म के गानों को स्वरबद्ध किया था लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी ने। यूँ तो इस फिल्म में कई बेहतरीन गाने गाए गए थे, लेकिन उसमें से भी छलके तेरी आँखों से शराब और भी ज्यादा, छलके तेरी आँखों से ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा ने अपार प्रसिद्धि पाई थी। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म आरजू की पूरी कहानी। फिल्म आरजू की कहानी की शुरुआत दिल्ली के इंडिया गेट से होती है, जहां गोपाल, जिसकी भूमिका राजेंद्र कुमार ने निभाई है, एक साइकिल पर सवार होकर अपना मेडिकल का परीक्षा परिणाम देखने कॉलेज की तरफ जा रहा होता है। परीक्षा परिणाम में गोपाल सबसे अव्वल आता है। गोपाल के साथी उसके परीक्षा में टॉप आने को लेकर उसे बधाई देते हैं। घर आने पर उसकी माँ कहती है कि तुम जरूर मेडिकल की परीक्षा में टॉप कर एक निपुण डॉक्टर बनोगे, ऐसा मेरा विश्वास था। तुम्हारे दिवंगत पिता की भी ऐसी ही इच्छा थी। इसके बाद जब उसकी बहन सपना, जिसकी भूमिका नाजिमा ने निभाई है, इसे बधाई दे रही होती है, तभी इसका दोस्त रमेश, जिसकी भूमिका फिरोज खान ने निभाई है, वह वहां आ जाता है और गोपाल को बधाई देते हुए कहता है कि वह इसी बधाई के साथ साथ कुछ और देना चाहता है। ऐसा कहते हुए गोपाल के हाथ में कश्मीर जाने का 2 टिकट रख देता है। कश्मीर जाने की निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व रमेश के पिता उसे किसी कार्य विशेष से दूसरी जगह भेज देते हैं। जब रमेश गोपाल को यह बात बताता है कि उसके पिता इस समय उसे कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं, तब गोपाल भी कश्मीर नहीं जाने की बात करने लगता है। गोपाल की यह बात सुन रमेश उसे कहता है कि वह निर्धारित तिथि को कश्मीर का गुलमर्ग चला जाए और यह भी कुछ ही दिनों में अपना काम समाप्त कर वहाँ चला जाएगा, तब दोनों मिलकर वहाँ खूब मस्ती करेंगे। रमेश की यह बात मानकर गोपाल कश्मीर जाने के लिए जब हवाई जहाज पर अपनी सीट पर बैठता है, तो वहाँ एक लड़की उषा, जिसकी भूमिका साधना ने निभाई है, पहले ही से बैठी हुई है। कभी वह अपना पल्लू दब जाने के लिए तो कभी किसी और बात के लिए गोपाल को जिम्मेवार ठहराते हुए उससे तकरार करती रहती है। यहाँ तक कि अंत में उसके व्यवहार से खिन्न होकर गोपाल कहता है कि अगर इसका वहाँ बैठना उसे पसंद नहीं तो यह दूसरी जगह बैठने के लिए जा रहा है, लेकिन तब तक गुलमर्ग आ जाता है। एरोड्रम से जब गोपाल बाहर निकलता है, तब मंगू, जिसकी भूमिका महमूद ने निभाई है, वह इसे अपना शिकारा जन्नत को किराए पर देने के लिए कहता है। उसकी बातों से प्रभावित होकर गोपाल उसके शिकारा में जाकर सरजू के नाम से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद गुलमर्ग में एक स्की प्रतियोगिता आयोजित होती है। सरजू स्की की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। प्रतियोगिता के दौरान जब सरजू उषा की तरफ से गुजरता है,
तब तक उषा अन्य लोगों के साथ तालियां बजाकर सरजू का हौसला अफजाई करती है। अंतिम राउंड पूरा होने पर आयोजक सरजू को इस प्रतिस्पर्धा का विजेता घोषित करते हैं। तब सभी लोग इन्हें बधाइयां देने लगते हैं। बधाइयां देने वाले में उषा के पिता भी शामिल होते हैं। इसके बाद जब सरजू कुछ दूर आगे चला जाता है तब उषा भी इसे जीत की बधाई देती है, जिसे सुनकर सरजू धन्यवाद कहकर वहां से आगे चल जाता है। इसके अगले दिन जब सरजू गुलमर्ग की एक वादियों में वहां की खूबसूरती को निहार रहा होता है, तभी वहां उषा एक पोनी पर चढ़कर आती है और सरजू को इस बात के लिए उलाहना देती है कि इसके द्वारा बधाई देने के बावजूद वह इसे तिरस्कृत करते हुए वहां से आगे चला गया था। इस पर सरजू कहता है कि ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि हवाई जहाज पर उसके बर्ताव को देखते हुए इसे ऐसा लगा था कि इसे इसका सानिध्य पसंद नहीं है। इसके बाद शिकवे शिकायत का दौर समाप्त हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करने लगते हैं। बहुत अधिक समय हो जाने के बात करते हुए उषा अपने घर चली जाती है और सरजू भी अपने शिकारा में वापस लौट जाता है। अगले दिन उषा के माता पिता उषा के साथ सरजू से मिलते हैं। दरअसल उषा की माँ सरजू के द्वारा स्विट्जरलैंड में इसकी ट्रेनिंग लेने की बात करती है, तो उषा के पिता उसके कनाडा में ट्रेनिंग लेने की बात करते हैं। लेकिन जब सरजू यह बताता है कि उसने इन दोनों जगहों में से कहीं से भी नहीं बल्कि दिल्ली में ट्रेनिंग ली है, तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। लेकिन तब उषा पूछती है कि दिल्ली में ऐसी बर्फ़ कहाँ पड़ती है जहाँ स्कीइंग की जा सके। इस पर सरजू कहता है कि यह सब बैलेंस का खेल है और बैलेंस बनाना तो उसने दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए ही सीखा था। इसके बाद उषा के पिता सरजू को उसके सम्मान में भोज देने की बात करते हैं। यहाँ जब उषा से एक गाना गाने के लिए कहा जाता है तो वह गाना के ही क्रम में सरजू के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। एक दिन सरजू जब उषा से टेलीफोन के जरिए बात करने का प्रयास करता है तो उषा के पिता फ़ोन उठा लेते हैं। उषा के पिता के फ़ोन उठा लेने पर सरजू फ़ोन काट देता है। ऐसा वह बार बार करता है। तब एक बार उषा फ़ोन उठाती है, लेकिन अपने पिता की वहाँ उपस्थिति रहने की वजह से वह सरजू को सलमा नाम से संबोधित करते हुए बात करने का प्रयास करती है। लेकिन सरजू उसकी इस चालाकी को समझ नहीं पाता है कि सलमा नाम से संबोधित कर उषा उससे ही बातें करना चाहती है। इसके बाद उषा अपनी सहेली सलमा से मिलने जाने की बात कहकर सरजू के पास चली जाती है। फिर दोनों आपस में प्यार भरी बातें करते हैं और शाम होने पर उषा वहां से चली जाती है। यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहता है। एक दिन उषा बीमार पड़ जाती है, तब सरजू हकीम बनकर उसके घर पहुंच जाता है और उसके पिता की अनुमति से उषा से मिलता है। उसके पिता सरजू को पहचान नहीं पाते हैं और उसे हकीम समझकर उषा के पास रहने देते हैं, जहां वे दोनों मौका पाकर प्यार भरी बातें करते हैं। एक दिन उषा के पिता उषा और सरजू की बातों को सुन लेते हैं, लेकिन उषा को कुछ बताते नहीं हैं। सरजू अगले दिन पठानकोट जाने की बात कहकर उषा को एयरपोर्ट तक आने के लिए कहता है। अगले दिन जब उषा सरजू को एयरपोर्ट तक छोड़ने जाने के लिए तैयार होती है, तब उसके पिता कहीं नहीं जाने की बात कहकर उसे अपने कोठरी में रहने का आदेश दे देते हैं। उधर हवाई जहाज के खुलने का समय नजदीक आता है तो सरजू की बेचैनी बढ़ने लगती है। तब वह मंगू को एक पत्र उषा तक पहुंचा देने की बात कहकर पत्र लिखने लगता है। वह इस पत्र की एक दो पंक्तियां ही लिख पाया था कि तभी उषा वहां आ जाती है और सरजू अधूरा लिखा पत्र ही मंगू के पास छोड़कर उषा से मिलने चला जाता है। उषा उसे बताती है कि उसके पिता को उस पर संदेह हो जाने के कारण उसे अपनी कोठरी में रहने के लिए बाध्य कर दिया था, लेकिन उसके प्यार की खातिर यह बालकनी से कूदकर यहाँ आई है। तब सरजू अगले रविवार को वापस लौटने की बात कहकर हवाई जहाज पर सवार होकर चला जाता है। वापस घर लौटने के क्रम में मंगू सरजू की लिखी अधूरी चिट्ठी उषा को देता है, जिसमें यह लिखा होता है कि वास्तव में वह सरजू नहीं है और न ही इतने दिनों में वह इसे अपना सही पता ठिकाना ही बता सका। यह पत्र पढ़कर उषा बेचैन हो जाती है, लेकिन मंगू से भरोसा देता है कि उसके साहब जी अच्छे आदमी हैं और रविवार को जरूर वापस आएंगे। उषा के आने से पहले ही उसके पिता उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उषा वहां आ जाती है। उषा को देखकर उसके पिता तंज कसते हैं कि सलमा से मिलकर लौट आई। इस पर वह बताती है कि वह सलमा से नहीं बल्कि सरजू से मिलने गई थी, जिससे वह प्यार करती है। इस पर उषा के पिता सरजू को बहरूपिया और छलिया बताते हुए उषा से उसे प्यार नहीं करने की बात करते हैं, लेकिन उषा जब उसे प्यार करने की बात करती है तब वह उसे डांट लगाते हुए कहते हैं कि एक छलिया से प्यार कर वह इस परिवार की मिट्टी पलीद नहीं कर सकती। तब उषा यह कहते हुए रोने लगती है कि आज उसकी माँ जिंदा रहती तो उसकी दर्द समझती, उसकी भावना को समझती। उषा की आवाज़ सुनकर उसके पिता भी भावुक हो जाते हैं। सरजू यानी गोपाल पठानकोट में हवाई जहाज से उतरकर एक टैक्सी पर अपने गंतव्य की ओर जा रहा होता है, तो उसका टैक्सी सरजू को अपने प्यार की बातें करते करते गाड़ी का संतुलन खो देता है
और गाड़ी पलट जाती है। तब घायल गोपाल को कोई अस्पताल पहुंचा देता है। इस अस्पताल के संचालक गोपाल को इस एक्सीडेंट की वजह से बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसे बचाने में जुट जाता है। गोपाल की ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर उसके एक पैर को काट देते हैं। जब गोपाल ठीक होता है तब डॉक्टर उसका हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना कटा हुआ पैर देखता है वैसे ही यह कहकर बिलखने लगता है कि डॉक्टर आपने यह क्या कर दिया। जब डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी बताते हुए उससे उसके घर का पता पूछकर फ़ोन लगाता है और उसके अस्पताल में होने की बात इसके परिवार वालों को बताता है, तो इसे सुनकर उसकी बहन और माँ काफ़ी घबरा जाती है। तब गोपाल अपनी माँ को यह बताता है कि एक्सीडेंट उसका नहीं बल्कि उसके दोस्त का हुआ है। यह तो यहाँ भला चंगा है, लेकिन उसके इलाज की सारी व्यवस्था यही कर रहा है। और फिर वह खुद को डॉक्टर बताते हुए माँ से कहता है कि एक डॉक्टर के नाते तो उसे यह सब करना ही चाहिए। इसके बात सुनकर डॉक्टर गोपाल से कहता है कि उसे अपनी माँ को सही सही बातें बता देनी चाहिए थी और या तो अपनी माँ को या बहन को यहाँ बुलाना भी चाहिए था। इस पर गोपाल कहता है कि माँ को यह सारी बात बताकर क्या वह टेलीफोन पर ही उसकी जान ले लेता। तब डॉक्टर उसे अपनी पत्नी को ही बुला लेने के लिए कहता है। डॉक्टर से पत्नी की बात सुन उसे उषा की कही वह बात याद आ जाती है कि अपाहिज होने से बढ़िया तो इस दुनिया में नहीं होना है। पिता द्वारा बताए काम को निपटाकर रमेश जब वापस दिल्ली लौटता है तो उसके पिता उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि यह उसके दोस्त की बेटी की तस्वीर है। मेरा दोस्त अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं, तुम वहां जाकर इस लड़की से मिलकर मुझे अपना मंतव्य दो। इसके बाद रमेश गोपाल के घर जाता है। यहाँ गोपाल की बहन सपना गोपाल का एक कश्मीरी लड़की से प्रेम करने की बात उसे बताती है और इस पर रमेश कहता है कि उसने मुझसे पूछे बिना लड़की दिखाए बिना अपना प्यार पक्का कर लिया। मैं अभी कश्मीर जाकर बच्चों को सबक सिखाता हूँ। फिर वह अगले दिन कश्मीर चला जाता है। हवाई जहाज से उतरकर जब रमेश अपने पिता के दोस्त के यहाँ जाने के लिए एरोड्रम से बाहर निकलता है तो मंगू उसे भी अपने शिकारा जन्नत में रहने के लिए कहता है। इस पर रमेश कहता है कि यहाँ उसके रहने का ठिकाना है, लेकिन जन्नत नाम सुनकर उसे गोपाल के वहाँ रहने को लेकर वह उस मंगू से सवाल करता है। इस पर मंगू गोपाल को सरजू नाम के एक साहब के रूप में यहाँ रहने और एक लड़की से प्रेम करने की बात उसे बताता है। रमेश जब अपने पिता के दोस्त यानी उषा के पिता के यहाँ रहने आता है तो उषा उसे भा जाती है। वह बातों ही बातों में उषा का दिल जीतने का प्रयास करता है, लेकिन उषा उससे प्यार नहीं करती। एक दिन रमेश वहां से जाने की बात करता है और अपने प्रेम को लेकर उषा से सवाल करता है, लेकिन उषा अभी भी सरजू के ख्याल में ही डूबी हुई रहती है। तब रमेश उसे अगले दिन उसके साथ एरोड्रम तक जाने की बात करता है। उषा यह कहते हुए उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। कल उसका भी एक दोस्त एक फ्लाइट से आने वाला है। अगले दिन उषा और उषा के पिता एरोड्रम आते हैं। दिल्ली की फ्लाइट यहाँ आती है, लेकिन सरजू उसमें से नहीं आता है। उषा के पिता तब सरजू को धोखेबाज कहते हुए उषा को अब और इसका इंतजार नहीं करने की बात करता है। मौका पाकर रमेश भी उषा से कहता है कि उसका कोई दोस्त आने वाला नहीं था, लेकिन आपके यहाँ आने से मुझे लगता है कि आप भी मुझे प्यार करती हैं, सिर्फ मुंह से बोलना नहीं चाहती। इसके बाद रमेश वहाँ से वापस दिल्ली चला आता है। गोपाल के स्वस्थ हो जाने के बाद डॉक्टर उसे नकली पैरों के सहारे चलने का अभ्यास करवा देता है। तब गोपाल एक दिन अपना घर चला आता है। उसे देखकर उसकी माँ और बहन सपना बहुत खुश होती है। सपना जब उसे अपनी भाभी को लेकर सवाल करती है तब गोपाल यह सब रमेश को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया प्रयास बताता है। तब तक रमेश भी वहाँ जाता है और बताता है कि मंगू ने भी उसे कश्मीर में उसके प्यार की बातें बताई थी। तब सपना और रमेश दोनों गोपाल को इस बात के लिए मजबूर करता है कि आखिर वह क्यों अपनी प्रेमिका के पास नहीं जाना चाहता। इसके बाद गोपाल अपने प्यार की बात तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन साथ ही वह अपनी नकली टांग हटा देता है, जिससे उसके कटे हुए टांग को देखकर उसकी बहन सपना और उसका दोस्त रमेश दोनों की चीख निकल जाती है। इस पर गोपाल कहता है कि तुम दोनों ने जरा सा मेरे कटे टांग क्या देखे। दोनों की चीख निकल गई और भला जिसे जिंदगी भर मेरे साथ रहना है उसे यह देखकर उसका क्या हाल होगा, यह सोचकर ही मैं उसके सामने नहीं जा पा रहा हूँ। इसके बाद गोपाल एक संस्था जो विकलांग बच्चों का इलाज करता है उसके अस्पताल में काम करने लगता है। यहाँ उसके इलाज से बहुत सारे विकलांग बच्चे अच्छे हो जाते हैं।
जिससे संस्था का संचालक गोपाल की बड़ी प्रशंसा करते हैं। अगले वर्ष जब गुलमर्ग में स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन होता है तब गोपाल भी वहां उसे देखने चला आता है और उषा का मन बहलाने के साथ साथ सरजू के दोबारा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की उम्मीद में उषा के पिता भी उषा के साथ यहाँ आ जाते हैं। इस प्रतियोगिता की समाप्ति पर गोपाल की नज़र वहां अपने पिता के साथ आई उषा पर पड़ती है, तब वह वहां से दूर जाने लगता है। उसे वहां से हटते हुए उषा देख लेती है और सरजू सरजू पुकारते हुए उसके पास आ जाती है और अपने प्यार की दुहाई देते हुए अपने साथ जाने के लिए कहती है। इस पर गोपाल उसे खुद के सरजू नहीं होने की बात कहकर उसे गलतफहमी होने की बात करता है। तब तक उषा के पिता भी वहां पहुंच जाते हैं और उसे छलियाता दगाबाज बताते हुए उषा से उसे भूल जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद गोपाल यानी सरजू वहां से चला जाता है। सरजू के इस व्यवहार से उषा के पिता का दिल टूट जाता है। वो उषा से सरजू को भुला देने की बात करते हैं, लेकिन उषा का दिल अभी भी नहीं मानता है। एक दिन वो अपने पिता से आगे की पढ़ाई करने की बात करते हुए दिल्ली जाने की अनुमति मांगती है ताकि यहाँ आकर वह सरजू की वास्तविकता का पता कर सके। वह कहती है कि लगता है कि सरजू का कोई एक्सीडेंट हुआ है, इस कारण वह उसे पहचान नहीं पा रहा है। दिल्ली आकर उषा जिस कॉलेज में नामांकन कराती है, सपना भी वहीं पढ़ती है। यहाँ सपना की दोस्ती उषा से हो जाती है। एक दिन रमेश सपना को अपने मंगेतर की तस्वीर दिखाता है तो सपना कहती है कि यह तो उसकी सहेली है जो उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ती है। अगले दिन सपना अपनी कई सहेलियों के साथ उषा के साथ इस बात को लेकर चुलबाजी करती है। तब खुश होने की जगह उषा और चिंतित हो जाती है। तब वहां से भागकर अपने कमरे में चली आती है। सपना जब उसके कमरे में आती है तब उषा उसे सारी बातें बता देती है कि दरअसल वह रमेश से नहीं बल्कि सरजू से प्यार करती है, लेकिन सरजू से उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। वह उसे ही ढूंढने के लिए दिल्ली आई हुई है। उषा के दिल्ली आए एक लंबी समयावधि बीत जाने के बाद उषा के पिता उसे रमेश से शादी कर लेने की बात करते हैं, क्योंकि एक तो सरजू उसके पास नहीं आ रहा और एक बार सामने आ भी गया तो अब रुपया दूसरे व्यक्ति होने की बात कहकर उसके पास से चला गया। ऐसे में अब वह नहीं आने वाला है और मेरा भी अब कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि रमेश से तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी कर दी जाए। उषा इस पर कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन उसके पिता रमेश के घर जाकर उसके दोस्त से रमेश और उषा की शादी जल्दी करने की बात करता है। रमेश के पिता भी इसके लिए हामी भर देते हैं। इसके बाद रमेश और उषा की शादी की तैयारी जोर जोर से चलने लगती है। यहाँ समारोह बिल्कुल नज़दीक आ जाने के बावजूद जब गोपाल अपने दोस्त रमेश के पास नहीं पहुँचता है तब रमेश सपना को गोपाल के पास यह कहने के लिए भेज देता है कि अगर गोपाल नहीं आया तो यह अपनी शादी भी कैंसिल कर देगा। सपना रमेश का यह संवाद लेकर गोपाल के पास आती है। इस बीच मंगू अपनी पत्नी के इस बात के लिए ताना मारने पर कि सारे मर्द दगाबाज होते हैं, उसका साहब भी उन्हीं में से एक है, अपने साहब की तलाश के लिए दिल्ली आ जाता है। यहाँ अपना खर्चा चलाने के लिए वह मजदूरी करता है। एक दिन जब वह किसी ब्याह समारोह की सामग्री लेकर पहुंचाने आता है तो यहाँ रमेश को देखता है, तब और वह रमेश के पास चला जाता है और रमेश के मंगेतर की तस्वीर देखकर उससे कहता है यही उसके सूरज बाबू की प्रेमिका है। यह सुनकर रमेश भी गोपाल से मिलने चल देता है। सपना जब गोपाल से रमेश की कही हुई बात कहती है तब भी गोपाल उसकी शादी में नहीं जाने की बात करते हुए कहता है कि वहाँ उसका जाना ठीक नहीं है और ऐसे में वह वहाँ नहीं जाएगा। तब तक रमेश भी वहाँ पहुँच जाता है और गोपाल को दोस्त के साथ दगाबाजी करने का आरोप लगाता है। वह कहता है कि मंगू ने उसे सारी बातें बता दी है। इस पर गोपाल से कहता है कि उषा ने एक बार उससे यह बात कही थी कि अपाहिज होने से बढ़िया जिंदगी से हाथ धो लेना है। ऐसा उषा के लिए मुझसे बेहतर तुम होगे। अपाहिज होने के कारण अब मैं उषा की बराबरी का नहीं रहा। तब तक उषा भी वहां पहुंच जाती है और गोपाल से कहती है कि तुम मेरी एक बात को पकड़ कर बैठ गए। मैंने तो और भी कई बातें तुमसे कही थी, तुम्हारे संग जिंदगी बिताने की भी बात कही थी, लेकिन तुमने उन सारी बातों को भुला दिया। अब देखो मैं आगे क्या करती हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से तेजी से भाग जाती है। इसके बाद सब मिलकर उषा को ढूंढने लगते हैं। गोपाल भी लंगड़ाते हुए उषा को ढूंढता है। इसी क्रम में उसकी नज़र एक आरा मिल पर पड़ती है, जहाँ उषा एक काटते हुए लकड़ी पर बैठकर खुद भी आरा से कटने के लिए तैयार बैठी दिखाई पड़ती है। नकली टांग लगे होने के बावजूद गोपाल झपट कर वहाँ आता है और उषा को कटने से बचा लेता है। पूछने पर उषा बताती है कि वह भी कटकर उसके बराबर हो जाना चाहती थी। तब वहाँ सब कोई जमा हो जाते हैं और गोपाल तथा पूजा के सच्चे प्रेम को देखते हुए उन दोनों का विवाह कर देते हैं। इस दृश्य के साथ ही फिल्म आरजू की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।